Very good morning, respected sir, ma'am and my dear students. दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल की ओर से मैं सम्मानपूर्वक डॉक्टर हेमंत मल्होत्रा जी का स्वागत करती हूँ। सर ने अपनी BA-MS राजीव गांधी आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला से की है। सर ने सर्टिफिकेट कोर्स इन RAB गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत त्रिवेंद्रम से किया है और सर हैज़ ऑल्सो डन MBA फ्रॉम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर। Sir is currently working as Ayurvedic Medical Officer in Primary Healthcare Randhava, Jalandhar from 2008 to till date. Sir also got 3 times District Administration Award from the CM and also got Dhanvantri Award in 2019. Today topic for presentation is ASUS medical system and their role in primary health care, public health care and disease prevention. Now I would like to invite sir on the dais. Please welcome sir. साइलेंट कर देता हूँ यार, आज के बड़े पंगे चल रहे हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। ओके, थैंक यू मैम, थैंक्स टीचर्स, आप सब टीचर्स हैं। ओके, थैंक यू। आप सब फर्स्ट ईयर? खुश हो? पहली चीज़ खुश हो? अच्छा, किस किस की चॉइस थी BMS की? किस किस ने चॉइस से लिया? किस किस ने चॉइस से लिया? किसने ज़बरदस्ती लिया? ओके, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखिए, आप आयुर्वेदा में आए हैं, आयुर्वेदा फैमिली में आए हैं, तो एक आपके पास जो है आप उसमें बहुत एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई ये नहीं सोचना कि हम उसमें आ गए। अरे मेरी आवाज़ आ रही है सबको? अरे डॉक्टर साहब जरूरत नहीं पड़ी मोस्टली। अच्छा, ओके, रिकॉर्डिंग, ओके, चलो ठीक है। आपने ये चीज़ कभी नहीं सोचनी कि हम इसमें आ गए हैं, आयुर्वेदा में आ गए हैं तो हम अपने आप को डाउनग्रेड ये करेंगे। आपको मैं ये बता दूं कि मैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर में और रंधावा मसंदा में, तो हम वहाँ पे एलोपैथी डॉक्टर्स भी हैं, आयुर्वेदा डॉक्टर्स भी हैं और मेरी OPD उनसे ज़्यादा है। कभी भी आ जाना, ठीक है। और आपको शायद उनका नाम भी ना पता हो, तो जितना एरिया रंधावा का है वहाँ पर आप किसी को भी पूछोगे वो अपने आप को बता देगा आपको। तो ये चीज़ होती है, आपको अपनी जो रिस्पेक्ट है वो बनवानी पड़ती है। ओके, रिस्पेक्ट करने से नहीं होती, रिस्पेक्ट बनवानी पड़ती है और वो आपके काम से आएगी। आपने कभी ये चीज़ सोच के अगर करोगे ना कि हम ये है, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स रखोगे, आप कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। हमेशा आपके पास बहुत चॉइसेस आएंगी। आप तो अभी स्टार्ट हुए हो, अभी तो बहुत चॉइसेस आएंगी। 6 इयर्स के बाद आपको इतनी चॉइसेस मिलेंगी, आप उस चॉइसेस में एक्सप्लोर करो, अपने आप को एक्सप्लोर करो, ठीक है। ये चीज़ नहीं सोचनी कभी कि हम इसमें आ गए। ओके, आपने जिसमें हो बेस्ट में हो। आपके पास जो दिया है भगवान ने बेस्ट दिया है और भगवान ने अपना ही खजाना दिया है आपको। आयुर्वेदा जो है भगवान से ही आया है, ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुआ है, अभी तक चल रहा है ना। वो तो अभी थोड़ी देर पहले आया मेडिकल सिस्टम, और वो पता नहीं कब तक चलेगा और ये चलता ही रहेगा। ओके, चलो आज का जो टॉपिक है वो है ASUS मेडिकल सिस्टम। शुरू करें। ASUS मेडिकल सिस्टम पता है तुम्हें? ASUS क्या होता है? ASUS मेडिकल, पहले तो हम उसके ऊपर जानते हैं। देखो, पहले 2000 जो था 20 था, उससे पहले एक संस्था होती थी, वो होती थी CCIM। सुना है तुमने CCIM के बारे में? सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड सिस्टम। फिर उसको गवर्नमेंट ने देखा कि भाई ये थोड़ा ज़्यादा बढ़िया काम नहीं कर रही है, तो इसके बदले में उन्होंने एक बना दिया नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है। ये बना दिया उन्होंने गजट में 20 सितंबर 2020 के आसपास उन्होंने ये बना दिया। अब इसका मेन काम क्या हुआ, उन्होंने इसके बीच में उन्होंने इनको 4 सिस्टम दे दिए। वो दे दिए ASUS। ASUS क्या हुआ? आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड सोवा रिग्पा। ये जो 4 सिस्टम है इसमें दे दिए। अब आप किसी के दिमाग में है कि योगा नहीं है? किसी के दिमाग में है कि योगा नहीं दिया? ASUS में वाई नहीं है, क्योंकि योगा ऑलरेडी इन चारों में इंक्लूडेड है, ठीक है। योगा इनका ऑलरेडी योग जो है ऑलरेडी पार्ट है।
तो उसको कोई सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो हम पहले लिख देते हैं आयुष, आयुष में वाई लगा दिया उसमें, ठीक है। तो ये जो है एक पार्ट हो गया। असूस जो है, असूस अब पता लग गया, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड सोवारिकपा, ये आपके पार्ट हो गए इसमें। तो इसका बेसिकली इनका काम क्या था, इसको बनाने के लिए, असूस को जो बनाने के लिए उनका काम क्या था कि इसको प्रमोट करना। NCSIM का काम क्या है, इसको प्रमोट करना और इसको अपलिफ्ट करना। मेन चीज़ ये है कि आपको असूस सिस्टम को प्रमोट करेगी और अपलिफ्ट करेगी। अपलिफ्ट कैसे करेगी, आपसे फीडबैक लेगी, कॉलेजेस से फीडबैक लेगी, कॉलेजेस जो बताएंगे, क्योंकि सबसे जो बढ़िया सिस्टम है हम नहीं बता सकते वो चीज़। हम मेडिकल सिस्टम वाले, हम तो अपने डायरेक्टर को बताएंगे, वो भाई बताएगा नहीं बताएगा अलग चीज़ है, लेकिन जो चीज़ कॉलेजेस में बताएगी, क्योंकि आप तक वो चीज़ पहुँचनी चाहिए, आपको तैयार करना है ना आगे के लिए। जो आप चीज़ बताएंगे वो उन्होंने जो चीज़ है वो देखेंगे, हाँ ये अच्छा है इनके लिए, तो वो उसमें डालेंगे। अब हमारे टाइम पे आई डोंट नो कि अब सिलेबस क्या चल रहा है, हमारे टाइम पे वो चलता था, पहले इतिहास का चलता था, वो चलता चलता घिसटता वो लास्ट तक पहुंचता था। तो उन्होंने उसमें बड़ा चेंजेस हुए हैं अभी तक, जो बहुत चेंजेस किए हैं कि अब उसको तकरीबन उस हिसाब से बनाया गया कि एक जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है अगर फील्ड में जाता है तो उसको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। क्योंकि हम जो पहले थे हम थ्योरेटिकल ज़्यादा पढ़ते थे, प्रैक्टिकल जो जाके फाइनल में आता था। तो वो चीज़ आपको इन्होंने थ्योरेटी के साथ साथ में आपको प्रैक्टिकल के साथ में ज़्यादा जोड़ने की कोशिश की है, तो वो NCSIM का काम है, ओके। तो इसके साथ में आपके ये सिस्टम हो गए। फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स अगर देखा जाए तो इसमें प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड्स, ठीक है, मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया सिस्टम ऑफ मेडिसिन, है ना। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में मिनिमम स्टैंडर्ड्स क्या हैं वो करना। अब पहले कभी देखा होगा कि आपने कहीं जाके देखा होगा, कईयों ने झोपड़ी से लगाते थे, बैठ जाते थे, है ना। हर कोई जो था, कोई हकीम बना हुआ है, कोई वैद्य बना हुआ है। तो वो चीज़ उन्होंने ख़त्म किया कि आपके पास में कोई मिनिमम स्टैंडर्ड हो एजुकेशन का, मिनिमम आपके पास में एजुकेशन हो, जैसे BMS है ना, बैचलर ऑफ तिब्बतियन मेडिसिन एंड सर्जरी है, BUMS है, इस तरह के उन्होंने जो है सिस्टम्स दिए आपको, ओके। उसके साथ में क्या हुआ कि इन्होंने आपसे जो रिकमेंड्स लेंगे उस रिकमेंड्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देंगे, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर देखे कि उसमें कोई काम करना चाहती है वो उसमें काम करके आपको दे। वो ईयरली या फिर 6 मंथली वो आपसे वो फीडबैक्स लेते हैं, यहाँ से देखिए हमें लेते होंगे मैम, है ना। तो ये है। तो इसमें उन्होंने साथ में देखना है कि आपकी ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में ज़रूरत है आपके और सीट्स इंक्रीज़ करने की, कि वहाँ पे मेडिकल सिस्टम को और कोई ज़रूरत पड़ रही है, वो आपको जो है वो प्रोवाइड करना, वो NCSIM का काम है। और बस यही है, कोई न्यू स्टार्ट करने हैं कोर्सेज वो भी वो देखेगी। अगर आपका कॉलेज कोई रिकमेंड करता है कि भाई हम ये चीज़ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, इसमें सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं, हमारे पास हमें लग रहा है कि इसमें ब्राइट फ्यूचर हो, तो वो उसको रिकमेंड कर देंगे। CCIM में काम करवाना बहुत मुश्किल था बाकायदा की NCSIM में, दैट्स वाई CCIM को ख़त्म किया गया, ठीक है। तो उसके बाद में आ जाता है, हम सबसे पहला जो पार्ट है वो है आयुर्वेद, ठीक है। कोई आयुर्वेद आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया? सूत्र स्टार्ट हो गया? अष्टांग हृदय पढ़े? अष्टांग हृदय पढ़ लिया है? स्टार्ट किया? अच्छा, कौन सा था? चलो, आयुर्वेदा क्या है बेसिकली? आयुर और वेद, ठीक है, साइंस ऑफ लाइफ, साइंस ऑफ लाइफ का है। तो इसमें अगर देखा जाएगा आयुर्वेद में जब भी आपकी टेक्स्ट स्टार्ट होती है वो हमेशा आपकी जो है लाइफ से स्टार्ट होती है, प्रिवेंशन से स्टार्ट होती है, स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, उससे स्टार्ट होगी। आप कभी चरक उठा लेना, पहला चैप्टर क्या आएगा? दीर्घ जीवती अध्याय, है ना। चिकित्सा बड़ी देर के बाद आएगी आपकी। तो ये जो है सबसे पहले उन्होंने आपको बोला कि भाई हमें हमने स्वास्थ्य की रक्षा करनी। तो इसका मेन प्रयोजन क्या है आयुर्वेदा का? स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम, आयुर्वेद और, है ना, स्वास्थ्य रक्षा करना, ठीक है। आतुरस्य विकार प्रशमनम च, आतुर का जो है बाद में ख़त्म करना, जो अगर उसको बीमारी होगी है तो उसको ख़त्म करना, लेकिन सबसे पहले स्वास्थ्य की रक्षा करनी, है ना। तो स्वास्थ्य की रक्षा कैसे होगी? जब हम अपनी जो है हेल्दी लाइफस्टाइल अपने अंदर लेके आएंगे। हेल्दी लाइफस्टाइल आप कभी भी, हम जब वहाँ भी प्रैक्टिस करते हैं तो हम सबसे पहले उसको जो है हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर लेके जाते हैं, इमीडिएटली मेडिसिन नहीं लिखता। शायद यही कारण है कि पेशेंट्स आ जाते हैं। ओके, मैं मिनिमम मेडिसिन लिखता हूँ, किसी के भी लिखने हो, हाँ लाइफस्टाइल के ऊपर है कि उसको समझाना कि तू ये चीज़ अपने अंदर लेके आ,
तेरे ये ज़रूरत है, आप उसको मेडिसिन लिखते रहो। आपके पास मानो हाइपरटेंसिव पेशेंट आ गया, आप उसको बोले भाई तूने ये गोली खाते रहना महीने भर, उसको ये नहीं बताना कि तूने भाई साल्ट भी जो है रिस्ट्रिक्ट कर ले, अपना फैटी फूड भी अपना रिस्ट्रिक्ट कर ले, कुछ एक्सरसाइजेज भी कर ले, वो नहीं बताएंगे तो ये भाई ये तूने गोली खानी है खाता है, तो वो क्या ट्रीटमेंट हुई। ओके, तो ये चीज़ें हैं, आपने उसको जो है उसके लाइफस्टाइल जो चेंज है उसको करना है, लाइफस्टाइल के बारे में उसको बताओ। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपका आयुर्वेदा के ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद में आ जाता है स्वास्थ्य की रक्षा कैसे होगी। कोई बता सकता है स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करेंगे हम? और डिसिप्लिन, कौन सा डिसिप्लिन लेके आओगे? और आप एक बता सकते हो एक हेल्दी लाइफस्टाइल, मतलब एक डे में क्या हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, कोई बता सकता है? सुबह उठ गए, कौन उठता है आप में से जल्दी उठता है कोई? कितने बजे क्लासेस स्टार्ट होती हैं? 9 o'clock। 8:30 बजे कौन उठता है? भाई हम कॉलेज में पढ़ते रहे, आपको बोलूँ मैं 9 बजे क्लास स्टार्ट होती थी, 8:55 पे उठता था, सीधी सी बात बताऊँ तो आप बताओ कैसे कैसे होते हैं? बाय गॉड, सच में 7 बजे तक सारे उठ जाते हो? चलो ठीक है यार, अभी लाइफ है, अभी इंजॉय करो, कोई चक्कर नहीं। तो बेसिकली है देखो, अपनी जो लाइफस्टाइल है तुम्हारी, बेसिकली जितना ब्रह्म मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त से स्टार्ट होनी चाहिए एज पर आयुर्वेदा। लेकिन वो जो थी एक लाइफस्टाइल, अगर देखा भी जाए तो वो पुराने तरीके से भी थी, जिसको हम बड़ी मुश्किल से अपने अंदर लेके आ सकते हैं। क्योंकि अगर उस टाइम पे वो जो लोग थे वो तकरीबन रात को जब अंधेरा होता है 7 बजे सो जाते थे। आज भी कई गाँव में देखा होगा 7 बजे सो जाते थे, वो सुबह 3 बजे उठ जाते हैं नित्य करने के लिए, या 2 बजे उठ जाते हैं। आप रात को सोओगे 12-1 बजे, कहाँ से उठोगे? ओके, तो कुछ नहीं है, अपनी बॉडी की मशीनरी उस हिसाब से डेवलप करो। कुछ जनरल सी चीज़ें अपने अंदर लेके आओ, जैसे कि सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? अर्ली राइस होना, जितनी हो सके कोशिश करो। ओके, फ्रेश हुए, अपने हेल्दी अपना जो ब्रेकफास्ट है वो करना है, और बिना ब्रेकफास्ट किए कभी भी ओपीडी में नहीं जाना, ये हमेशा ध्यान में रखना। खाली पेट कभी नहीं जाना। ओके, तो अभी बड़ी चीज़ें वैसे कोविड ने सिखा भी दी हैं कि क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कई चीज़ें हम भी बेपरवाह थे, वो भी हमने करनी शुरू कर दी हैं, तो आपने वो चीज़ें करनी है। उसमें कई चीज़ें वो भी आ जाती है कि आपको वेग धारण नहीं करना, खास करके गर्ल्स होती हैं। वेग क्या होते हैं? जैसे अगर बाई चांस कोई भी वेग हो, आपके 13 तरह के वेग पढ़ाए जाएंगे अभी आपको, तो उसमें एक जैसे आप एग्जांपल ले लो, आपको यूरिन का है, यूरिन आ गया, ठीक है, आप बैठे रहो 4-4 घंटे 3-3 घंटे, तो वो चीज़ नहीं करनी। जितना हो सके उसको करो, क्योंकि हर जो आप चीज़ करोगे उसकी अति जो होती है वो हमेशा बीमारी पे ख़त्म होती है। ठीक है, तो अपनी जो है छोटी छोटी चीज़ें ये लेके आनी है अपने। आप कहीं भी आपके पास पेशेंट आएगा ना, पेशेंट से ये चीज़ें पूछना, तो ये हमेशा रिलेट करेंगी उसके साथ में जब भी ये चीज़ होंगी। मैं प्रैक्टिकल आपको चीज़ बता सकता हूँ, मैं थ्योरेटिकल तो कम ही बताऊँगा। चलो अब टॉपिक जैसा आ गया, तो आपको ये चीज़ है कि आपने पेशेंट के साथ में जब आपकी तरीका क्या होना चाहिए, पेशेंट अंदर एंटर किया, वो कैसे चल के आ रहा है, उसका वे ऑफ टॉक, आपके साथ बात करने का तरीका क्या है, ठीक है, तो वो क्या चाहता है। अब क्या चाहता है, क्या मतलब क्या हुआ कि वो सच में ट्रीटमेंट चाहता है या वो प्रसाद लेके जाना चाहता है। ओके, गवर्नमेंट में बेसिकली ये होता है कि कई पेशेंट ऐसे आते हैं वो सिर्फ दवाई लेके जाना चाहते हैं, तो वो बेसिकली आपके घर से थके आएंगे और वो आपका जैसे है कि आपको भी पकाएंगे। कई जाने ऐसे भी होते हैं, तो वो आपने बेसिकली उसको देखना है। कई जाने है कि उसको क्या मेंटली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कईयों को जो देखोगे ना आप उसका चेक करते रहोगे सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन वो अंदर से मेंटली कोई उसको प्रॉब्लम आएगी, मेंटली ब्रेकडाउन हुआ होगा। तो ये चीज़ें आपने उसमें देखनी है अपने, ठीक है। उस पेशेंट के स्वास्थ्य की रक्षा करनी, बाकायदा की उसकी बीमारी। अब स्वास्थ्य की रक्षा कर लोगे, उसके बाद में बीमारी अगर आपको लग रहा है हाँ यार उसमें बीमारी है, फिर उसके ट्रीटमेंट की तरफ जाओ। ओके, तो ये है इसके बीच में आप उसकी दिनचर्या, ऋतुचर्या, अभी आपको ये सारा कुछ पढ़ोगे तो अभी मेरे को बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप वो दिनचर्या, ऋतुचर्या, वो सारी चीज़ें हैं अपने अंदर पहले लेके आओ, फिर आप पेशेंट पे लेके आ सकते हो। हर जो चीज़ है अपने अंदर पहले सीखो, फिर पेशेंट पे करके आओ। अभी तो जब आप इंजेक्शन लगाना सीखोगे तो सबसे पहले अपने पे सीखना, ठीक है, तभी पेशेंट का दर्द पता लगेगा। ओके,
तो ये चीज़ें देखनी है। उसके बाद में होता है रोगी व्यक्तियों को मतलब कैसे करना, वो आपको त्रिस्कंद वगैरह भी सिखाएंगे ये सारा। तो हेतु लिंग औषध ये सारा आपने जो है उसमें आयुर्वेदा का जो है पार्ट आ जाता है। आयुर्वेदा बेसिकली जो है अगर हमें इन रिटर्न देखा जाए तो 5000 ईयर्स बैक हम मानते हैं कि 5000 ईयर्स बैक की है, लेकिन इसके अगर हम उसमें देखा जाए तो उसमें कहा जाए कि ब्रह्मा से इसको उत्पत्ति हुई है ना। तो उसके आप उसमें देखोगे रामायण में इसका वर्णन आया है ना, जब वो लंका में उठा के ले आते हैं लक्ष्मण जी के लिए। तो अगर आयुर्वेद नहीं होता तो उसका वर्णन क्यों आता, तो वो कितनी पुरानी है। तो आयुर्वेदा इतना पुराना है, तब से काम कर रहा है। और वो वो इमरजेंसी में काम किया। उस टाइम पे वो MBBS थोड़ा ना ढूंढा उन्होंने, या MS थोड़ा ना ढूंढा, ठीक है। उस टाइम पे वैद्य को ढूंढा और वैद्य ने बताया भाई तू जाके वो लेके आ, तो वो लेके आए, ठीक है। तो ये सिस्टम था जो सिस्टम को कम कर दिया गया, नीचे कर दिया गया। आप तो अभी गोल्डन पीरियड में हो, जो आयुर्वेदा है उसके गोल्डन पीरियड में आए हो आप लोग लकी हो, ठीक है। हमने वो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स झेला है जो आप नहीं झेल रहे हो। आप अभी बाहर जाओगे बोलोगे हम आयुर्वेदा अच्छा ओके, हाँ मेरे को ये बताओ, हमें इसके लाइफस्टाइल के बारे में, हमें योगा के बारे में बताओ, वो आप पूछोगे। हमारे टाइम में तेनू MBBS सीट नहीं मिली तदों तो लिखती, तो 2 बारी ट्राई कर, 3 बारी ट्राई कर, 4 बारी ट्राई कर। हमारे टाइम पे ये मेंटेलिटी होती थी, ओके। तो आप जो है, हमारे तो इवन कई बार टीचर्स भी बोल देते थे अच्छा नहीं मिली, फिर भी नहीं मिली, ठीक है। तो उसके बाद में मतलब उससे क्या होता है कि आप ब्रेक डाउन होते हो, बल्कि हमने उससे ज़्यादा एक्सप्लोर किया। ये आप में कैपेसिटी है कि आप कितना आगे निकलते हो। आप सब जो है देखो टेस्ट क्लियर करके आए हो, ठीक है, क्रीम में से निकले हो। और अगर आप अपने आप को क्रीम ही समझोगे ना, तब आप जिंदगी में आगे बढ़ोगे। या अगर फटा हुआ दूध समझ लिया तो कभी नहीं बढ़ोगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपने उसमें एक्सप्लोर करो। उसके बाद में चलो ये आ गया, इसका एम आपको पता लग गया, प्रिवेंट इलनेस है ना। तो हील द सिक है और प्रिजर्व द लाइफ है, ये आयुर्वेदा है। उसके बाद में अगर हम सेकंड अंग लेके चलें तो सोवारिकपा आ जाती है। सोवारिकपा क्या है, हिमाचल से है कोई, कहाँ से हो? और सोवारिकपा सुना है वहाँ पे? कमाल होगी यार। दलाई लामा सुना है? ठीक है। तिब्बतियन सुने? तो फिर सोवारिकपा सुना होगा, नहीं सुना। देखो जो उसका मेन सेंटर है दैट इज मकलोडगंज, ठीक है। जो धर्मशाला है उसका मेन सेंटर है। जितने भी जिस जगह पे बुद्धिज़्म है वहाँ पे सोवारिकपा है। सोवारिकपा जो है मेन जो है उनकी ट्रीटमेंट सोवारिकपा है। सोवारिकपा वाले थे वो महात्मा बुद्ध से शुरू हुए राउंड अबाउट 2500 साल पहले, और ये बड़े चालू बंदे थे। सीधी सी बात क्यों बोलूँ, क्योंकि इन्होंने सारे जो सिस्टम थे उसको इकट्ठा करके एक में बना लिया। उस टाइम पे जो सिस्टम चल रहे थे, कौन सा सिस्टम था, जैसे ग्रीक सिस्टम था, यूनानी सिस्टम था, ठीक है, आयुर्वेदा सिस्टम था, चाइनीज सिस्टम था, उसको इकट्ठा करके उन्होंने सोवारिकपा बना लिया। वो सबसे हुए। जैसे अगर अब तुम पढ़ोगे ना, हमारे सबसे शातिर बंदा कौन था, हमारे उसमें आत्रेय थे, है ना। क्योंकि वो संभाषा परिषद कराते थे, सारे जाने बोलते रहते थे, बेचारे लास्ट में जाके कांका इनकी बारी आती थी, वो बोलता था भाई इसमें 9 है, 9 रस है, 8 रस है। नहीं, आत्रेय बोलेगा नहीं भाई मैंने सबका सुन लिया भाई 6 ही है ना। वो चीज़ ये थी, ओके। तो ये जो चीज़ थी सोवारिकपा जो थी, वो सारे के सारे इकट्ठे हो, उन्होंने सारे सिस्टम्स इकट्ठे कर दिए, ओके। तो उन्होंने क्या किया, इसके बीच में इन्होंने कर दिया, इनकी मेन टेक्स्ट बुक है वो 4 तंत्र है, ग्यूजी बोलते हैं उसको, ग्यूजी, ठीक है, ग्यूजी डी। तो उसके जो है मेन इन्होंने कर दिया। इनकी मेडिसिन्स के अगर देखा जाए तो उसमें एक हर्ब्स एंड मिनरल्स आते हैं मेडिसिन्स के बीच में। हर्ब्स एंड मिनरल्स के आपको जैसे हमारे रस औषध आती है वैसे ये मिनरल्स यूज़ करते हैं। और साथ में इसमें ना फिजिकल थेरेपीज यूज़ की जाती हैं, जिसमें एक्यूपंक्चर है, ठीक है। एक्यूपंक्चर इनकी मेन थेरेपी है, एक्यूपंक्चर इसको यूज़ करेंगे। एक मॉक्सिब्यूशन होती है, वो इसमें एक मेन थेरेपी होती है। जैसे हमारे अग्निकर्म होता है वो मॉक्सिब्यूशन है, उन्होंने अपनी बोल दी। उसमें एक मोक्सा वूल होती है, उसके थ्रू जो है ये पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर जो है अग्निकर्म करते हैं, तो उसे मॉक्सिब्यूशन बोलते हैं। तो ये आ गया, तो ये इन्होंने मिक्सचर करके ये बना लिया इन्होंने, ठीक है। तो इसके जो है इसको यहाँ तो बोलते हैं बैचलर ऑफ तिब्बतियन मेडिसिन एंड सर्जरी, या फिर बोलते हैं आमची चिकित्सा आचार्य, ठीक है। तो ये इसके बीच में है, इसका कोई ज़्यादा
मेरे ख्याल में करने की ज़रूरत नहीं है। और ये ज़्यादातर इफेक्टिव है जहाँ पे मतलब क्रॉनिक डिजीज़ है और कैंसर के पेशेंट्स बहुत जाते हैं मैक्लोडगंज साइड में ये मेडिसिन लेने के लिए सोवा रिगपा की। और ये सोवा रिगपा इनकी जो टेक्निक है वो बेसिकली ये अपने शिष्यों को देते हैं ज़्यादातर, ठीक है। और मतलब बहुत टफली मतलब उसमें से किसी को चूज़ करते हैं और वो जो बंदा जिसको चूज़ करते हैं उसको पूरे कम्युनिटी के आगे जाके है प्रैक्टिकल देना पड़ता है। हमें तो यहीं तक प्रैक्टिकल देना पड़ता है ना, उसको पूरी कम्युनिटी के आगे प्रैक्टिकल देना पड़ता है, फिर उसको रिकमेंड करते हैं हाँ ये करने ट्रीटमेंट करने के लायक है कि नहीं है। ओके, तो ये है सोवा रिगपा, ठीक है। उसके बाद में हम आ जाते हैं यूनानी के ऊपर। ओके, तो यूनानी बेसिकली जो सिस्टम था वो ग्रीस से शुरू हुआ। तो ग्रीस से शुरू हुआ, इसको अगर जिन्होंने माना गया मेन जो माने गए इसमें बुकरात थे, बुकरात ने इसको स्टार्ट किया, जिसका आपने नाम हिपोक्रेटस का नाम सुना है आपने, ओथ लिया आपने, जो उसी का नाम बुकरात है, ठीक है। तो हिपोक्रेटस ने इसे किया, उसमें एक और मेन होते थे वो थे ग्लेन, है ना। तो ये इन्होंने भी क्या किया, हमारे 3 होते हैं ना वात पित्त और कफ, पता लग गया वात पित्त कफ का, इसमें उन्होंने एक रक्त जोड़ लिया। तो ये 4 सिस्टम्स को फॉलो करते हैं। ओके, त्रिदोष की जगह चतुर्दोष हो गया। तो ये बेसिकली जब 10th सेंचुरी के आसपास में जब इंडिया में इन्वेजन स्टार्ट हुआ तब ये यूनानी इस साइड में आने शुरू। यूनानी क्या होता है, ग्रीस हो गया ना, तो इसमें अरेबियन और ये इकट्ठे होके मतलब यहाँ पे ये चिकित्सा आनी स्टार्ट हुई और ये कुछ ना कुछ मिक्सचर हुई। इंडिया की जो यूनानी सिस्टम है दैट इज़ डिफरेंट, वो थोड़ा आयुर्वेदा के साथ में मिक्सचर है। ओके, तो इनका सेम ही चीज़ आ जाती है, उसमें फलगम आ जाता है, बलगम है ना, ब्लड आ जाता है, येलो बाइल आ जाता है और ब्लैक जो बाइल है उसको आ जाता है, वही वात पित्त और कफ और ये आ जाता है इसके बीच में, ठीक है। इसमें बेसिकली टेम्परामेंट देखा जाता है पेशेंट का किसी भी ट्रीटमेंट को देने के लिए, इनकी मेन यही चीज़ है। ओके, तो ये आ गया उसमें। और फिर तीसरा आपका चौथा आ जाता है सिद्धा सिस्टम। सिद्धा जो है बेसिकली है तमिलनाडु का सिस्टम, तमिलनाडु और केरला के कुछ पार्ट में, क्योंकि मैं जब CRAV में था तो वहाँ पे मैं इनसे इंटरेक्ट भी करता था, काफ़ी लोग थे। तो सिद्धा जो सिस्टम था वो थोड़ा सा आपके जैसे रस शास्त्र है, रस शास्त्र जो 2nd ईयर में आप पढ़ोगे उससे मिलता है जो आपका ये सिद्धा सिस्टम है। तो इसमें इसके जो मेन इन्होंने माने गए हैं वो मेन इन्होंने माना कि ये शिव से हुआ, शिव ने पार्वती जी को सुनाया, भगवान शिव से पार्वती जी को आया, पार्वती जी ने नंदी को सुनाया, नंदी ने आगे 18 अपने जो थे वो उनको सिखाया, ये वाला जो थे सिद्धार्थ थे उनको सिखाया। और मेनली इनका जो ओरिजिन माना गया वो अगस्त्य ऋषि से माना गया, जो मेन काम किया वो अगस्त्य ऋषि ने किया। तो ये जो है इसके बीच में जो क्लेम किया जाता है वो किया जाता है रिविटलाइज एंड रिजुविनेट डिसफंक्शनल ऑर्गन्स दैट कॉज द डिजीज। ओके, रिजुविनेट करने के लिए इन्होंने मानते हैं कि इसको रिजुविनेट करते हैं। और इट कंसंट्रेट्स ऑन द फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग ऑफ द इंडिविजुअल। तो इसके बीच में 5 मेन ट्रीटमेंट्स आती हैं। एक आती है कायाकल्पम, ठीक है। कायाकल्पम क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन प्लस लाइफस्टाइल, जो मैं आपको बोल रहा था कि ये हमें ये चीज़ करनी चाहिए, वो उनकी एक मेन ट्रीटमेंट है। फर्स्ट कायाकल्पम, उसको बोलते हैं कायाकल्पम। ओके, उसके बाद में आती है वर्मन थेरेपी। वर्मन थेरेपी क्या होती है, जैसे हमारे मर्म चिकित्सा होती है, अभी आप आई डोंट नो कि अभी आपको पढ़ाएंगे, एनाटॉमी में भी पढ़ाएंगे, मर्मा पॉइंट्स पढ़ाएंगे। तो हमारे अंदर जो है 107 मर्मा पॉइंट्स है और ये 108 मानते हैं। ओके, तो उस पॉइंट्स, पर्टिकुलर पॉइंट्स जो होते हैं वहाँ से आपको मतलब मैक्सिमम जो बीमारियां हैं उनको आप ट्रीट कर सकते हो। अभी वो बहुत आजकल जो सबसे फेमस चिकित्सा है वो मर्मा चिकित्सा है आयुर्वेदा की, ठीक है। तो आपको ये चीज़ करनी चाहिए। मैंने ड्यूरिंग माय CRAV कोर्स तो मेरी मर्मा चिकित्सा में ही है, मर्म चिकित्सा, अस्थि चिकित्सा एंड पंचकर्मा। तो मेरे गुरु थे वो बड़े फेमस थे वहाँ के, वो अपने फिजिशियन हैं, गवर्नर ऑफ आपके केरला के और CM ऑफ केरला के डॉक्टर C सुरेश। तो मर्मा चिकित्सा के PhD हैं। तो उन्होंने मेरे को ये सारा सिखाया था, चलो आप मतलब पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर कैसा प्रेशर करना है, किससे प्रेशर करना है और कैसे उसको सिम्टम्स को देखना है, वो सब उसमें आता है मर्मा में। तो उसके बाद में आ जाता है वासी, इनका जो तीसरा है वो आ जाता है वासी। वासी क्या होता है, प्राणायाम। आपकी योगा आ गया ना इसमें भी, ठीक है, तो वो आ गया इसमें। एक आती है मुप्पू चिकित्सा, इसमें मुप्पू आता है। मुप्पू क्या होता है, एक इसमें ना कैटलिस्ट बनाते हैं, उसे ये बोलते हैं यूनिवर्सल साल्ट।
और ये पर्टिकुलर किसी को सिखाया नहीं जाता, ये सिर्फ फैमिली टू फैमिली रन करते हैं, ये किसी को नहीं बताते। ये इवन अपने वो स्टूडेंट्स को भी नहीं बताते, जो अगर वहाँ पे बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन कर रहा है ना, उसको भी नहीं पता होगा। ये कुछ फैमिलीज़ के बीच में है, वो सिर्फ अपने बताते हैं। उससे मतलब कैसे कोई रस औषधि है उसको कैसे इंक्रीज़ करनी है, उसकी पोटेंसी, ये है उसके बीच में मुप्पू चिकित्सा में। वो नहीं बताते ये चीज़ें, वो फैमिली टू फैमिली रखते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी मार थी पहले भी, ठीक है, कि हमारे फैमिली में रन करते थे, बाप बेटे को बता जाएगा या अपने किसी को बता जाएगा, उससे आगे नहीं बताएगा। नाड़ी चिकित्सा ऐसे ही तो लुप्त हो गई। हमारे जो पहले कौन सा था, इन्वेस्टिगेशन क्या होती थी, नाड़ी चिकित्सा होती थी, तो नाड़ी चिकित्सा ऐसी तो लुप्त हो गई कि नहीं बताया हूँ। ओके, फिर आ जाती है एल्केमी। एल्केमी क्या होता है, लोअर जो मेटल है उससे जो है गोल्ड बनाना, ये इनकी एक पार्ट है कि वहाँ से ये गोल्ड बनाते हैं। तो ये इसके बीच में आ जाते हैं। ये भी वात पित्त और कफ के ऊपर ही चलते हैं। वात पित्त और कफ और अष्टांग जो है अपना अष्टांग योगा है उसको ये फॉलो करते हैं। तो ये आपकी ये चारों चीज़ें हो गई। उसके बीच में आ जाता है रोल ऑफ असूस इन प्राइमरी हेल्थ केयर। हम इसके ऊपर आते हैं। अब ये आपको चारों पता लग गए आपको, इसमें कोई दिक्कत अब तो नहीं भूलेगा है, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद में रोल ऑफ असूस इन प्राइमरी हेल्थ केयर। तो ऑल पीपल एवरीवेयर डिजर्व द राइट केयर। हर जो बंदा है अपनी जो है राइट केयर उसको चाहिए। तो उसमें दिस इंक्लूड्स द फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड इट इज़ पीपल सेंटर्ड रेदर देन डिजीज सेंटर्ड। ओके, ये पीपल के ऊपर देखा जाता है, ना कि डिजीज़ के ऊपर देखा जाता है प्राइमरी हेल्थ केयर को। ये WHO बोलता है। ओके, तो हमारे भी आयुर्वेदा या सिद्धा या यूनानी और सोबारिक है, तो वो क्या है, वो पीपल सेंटर है, ना कि डिजीज सेंटर। डिजीज़ तो आपकी बड़ी दूर के बाद आती है, देर के बाद आती है, जब आप चिकित्सा स्थान पढ़ोगे। वो चिकित्सा स्थान उन्होंने सबसे लास्ट में लिखा है। ओके, उन्होंने सूत्र स्थान से स्टार्ट किया। उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी, चिकित्सा लिखते पासे मारते काम खत्म था, क्यों, है कि नहीं। तो ये चीज़ है, तो उसके बीच में आता है, ठीक है। अब इसमें PSC इज़ अ होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच दैट इंक्लूड्स। अब उसमें देखा जाए तो क्या इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ है उसके बीच में इंक्लूड करेंगे हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन कैसे होगी, कोई बता सकता है तुम में से। अब इसमें एक पार्ट है हेल्थ प्रमोशन। कैसे करोगे हेल्थ प्रमोशन, बताओ। कौन सी पॉलिसी बना लोगे, बताओ। हेल्थ प्रमोशन कैसे करोगे, किसी की हेल्थ प्रमोशन करनी है, हेल्थ प्रमोशन कैसे करोगे। अरे किसी को हेल्थ प्रमोट करनी है, कैसे करोगे हेल्थ प्रमोट। हेल्थ प्रमोशन का ये मतलब थोड़ा ना कि भाई तुम अपनी प्रमोशन करने निकल जाओ। हेल्थ प्रमोट करनी है, कैसे करोगे, बताओ बताओ। पहले उसको पढ़ाने बैठ जाओ ना, ठीक है। और देखो उसके हेल्थ प्रमोशन क्या है, उसको हेल्थी एक्टिविटीज़ सिखाओ, ठीक है। हेल्दी फूड लेना है उसने, फिजिकल एक्टिविटीज़ कैसे करनी है, जैसे डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, उसको क्या खाना है, कैसे खाना है, ठीक है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, दैट इज़ हेल्थ प्रमोशन। ओके, ना कि अपना प्रमोशन, ठीक है। जब तुम ये सही तरीके में पेशेंट करने लग जाओगे ना, ठीक, तो अपने आप माउथ टू माउथ प्रमोशन अपने आप हो जाती है, किसी को प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, ये समझ आ गया तुम्हें हेल्थ प्रमोशन, ये इसका एक पार्ट है। उसके बाद में आ जाता है डिजीज़ प्रिवेंशन। डिजीज़ प्रिवेंशन कैसे करोगे, अब ये डिजीज़ प्रिवेंशन भी इसमें था टॉपिक में एक, तो डिजीज़ प्रिवेंट कैसे करोगे, बताओ, कोई बता सकता है। और यार तुम्हारे आगे इतना बढ़िया एग्जाम्पल है, तुमने 2 साल झेला, तुमने तो पता नहीं झेला नहीं झेला, हमने तो बहुत झेला कोविड को, दिन रात झेला हमने तो। और मेरा तो एरिया ऐसा था, वहाँ पे तो मतलब दिन रात ही झेला मैंने तो, मैं सच बोलूँ तुम्हें। कहीं कहीं 600 इंजेक्शन लगाए एक दिन में, 600-700 इंजेक्शन तो एक दिन में लगवाए। फिर उसके बाद में मेरे तो स्लम एरिया इतना बड़ा है कि डेली के 10-20 पेशेंट तो डेली आते थे पॉजिटिव। हम तो पूरा दिन बस वहाँ पे खड़े हैं, एम्बुलेंस का वेट ही करते रहते हैं, भाई अब इसको डालें या इसको कैसे घर में करके आए, क्या करके आए। मतलब हम तो इस तरह से हमारी बैंड बजी हुई थी। बताओ कैसे कर दोगे मैडम इम्यूनिटी बूस्ट, बताओ। अरे देखो कोई बात नहीं है, इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, बताओ कैसे करोगे इम्यूनिटी बूस्ट।
देखो डिजीज़ प्रिवेंशन क्या होती है? डिजीज़ प्रिवेंशन होती है कि आप उसको डिजीज़ कैसे प्रिवेंट कर रहे हो विदाउट मेडिसिन। कैसे करोगे डिजीज़ प्रिवेंट? कोई डिजीज़ हो ना पाए, या अगर हो गई है तो उससे हम बाकियों को कैसे बचाएं। अब कोविड में देखा तुमने कि हम उसको होम आइसोलेट कर देते थे बंदे को घर में। किसी को हुआ तुम में से कोविड हुआ किसी को? सारे बचे रहे, घर में बैठे रहे। हुआ था? फिर क्या किया था तुम्हारे साथ? खड़े हो जाओ, बताओ। क्या हाइजीन मेंटेन करते थे? और और तुम्हें क्यों अलग कर दिया उन्होंने? और कुछ डाइट में भी कहा था उन्होंने? डाइट का कहा? बस खिचड़ी देते थे। चलो, और कुछ बोला उन्होंने कि भाई जहाँ पे रहते हो वहाँ पे साफ सफाई रखो? तो ये सारी है डिजीज़ प्रिवेंशन। ओके, तो अब पता लग गया डिजीज़ प्रिवेंशन क्या थी, कि अगर कोई बीमार हो गया उसको भाई अंदर बिठा दो। कोविड का एग्जांपल रखो अपने में, हाथ धोते रहो, है ना। अब कईयों को हाथ धोने की ऐसी आदत पड़ गई है, वो बंदा दिन रात ही हाथ धोता रहता है। मैं सच बोलूँ, ये चीज़ हमारे अंदर भी आई है, क्योंकि हमने ये चीज़ झेली है। आपको बोले कि हमें तो ऐसा हो गया कि जहाँ सैनिटाइज़र मिलता पहले सैनिटाइज़र लगा लें। किसी को ऐसे टच भी कर दिया, वो भाई सैनिटाइज़र। अब क्या हो जाएगा हमें? अब मैं सैंपल ले रहा था पेशेंट्स के, मानो मैंने सैंपल लिए। एक बंदा आया, लास्ट बंदा था, कहता डॉक्टर साहब मेरे को ना प्यास लगी है। मैं कहा अच्छा चल यार तू पानी पी ले। अच्छा, उसने पानी, मेरी बोतल दी, मैंने उसने पानी पिया। मेरे को भी लगी हुई थी, इतनी गर्मी में सैंपल ले रहा था, मैंने उसी से पानी पी लिया और वही बंदा पॉजिटिव आ गया। ठीक है है ना। 100 बंदों के सैंपल लिए, 99 वो निकल गया, 100 बंदा वही पॉजिटिव आ गया। मेरे एहसास हो गए। मैं यार उस टाइम पे वो था भी कोविड ऐसा कि भाई अब तो गए। मैं कह ले हो गया काम, है ना। तो लेकिन ये था, मैंने फिर अपना सैंपल, चलो नेगेटिव आ गया। लेकिन ये होता कि दिमाग देखो कहाँ पे जाता है। ओके, तो ये होता है डिजीज़ प्रिवेंशन। आपने रखना है कि डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट करना है। ओके, तो उसके बाद में ये चीज़ हो गई। फिर जो थर्ड पार्ट आता है वो होता है ट्रीटमेंट का। ट्रीटमेंट आप सबको पता है कि क्या करनी है। अब बाई चांस बीमारी हो जाए तो उसको हमने अच्छे से ट्रीट करना। जो भी तुम्हारे पास पेशेंट आए ना, उसको ढंग से ट्रीट करो बस। तुम्हारे पास सारी तरह के पेशेंट आएंगे। अब ये तुम्हारी सोच के हिसाब से कोई पेशेंट नहीं आएगा, वो एक आधा ही पेशेंट आएगा। वो सारे अपनी सोच के हिसाब से आएंगे और तुम्हें उनकी सोच में घुसना पड़ेगा। ओके, ये हमेशा सोच के चलना। जो तुमने ये चीज़ पढ़ी है ना, जो तुम 6 साल पढ़ोगे, मैं तुम्हें अपनी फील्ड का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि वो जाके ना सिर्फ 10% ही काम ही आएगा, 90% कुछ नहीं आता। 90% तुम्हारा एक्सपीरियंस है, और तुम जिस चेयर पे बैठे हो उसे कैसे टैकल करना है वो तुम्हें अपने आप सिखाती है। कि तुम्हें एडमिनिस्ट्रेटिव भी करना है और उसके साथ में उनको भी, पेशेंट्स को भी देखना है, अपने एरिया भी चलाना है, तुमने नेशनल प्रोग्राम्स भी देखने हैं, सब कुछ देखना है। तो वो सब कुछ जो है वो एक्सपीरियंस से आता है। वो तुम्हें पेशेंट्स आके ऐसे ऐसे सिम्टम बताएंगे, वो तुमने कभी पढ़े नहीं होंगे, सच में नहीं पढ़े होंगे। हाँ, मेरे काउमा हो रहा है, काउमा, पहले सोचो ऐसा काउमा क्या होता है। ठीक है, तो पहले अगर मैं स्टार्टिंग में जब आया था, मैं केरला से आ गया, मैं वहाँ से हिमाचल से पढ़ के आया, हिमाचल के बाद केरला में आके यहाँ पे ज्वाइन कर लिया गांव में। अच्छा, नगर में थी वहाँ पोस्टिंग। पेशेंट काउमा, मैं यार आ की हो गया, काउमा की है। अच्छा, फिर वो कई ऐसे सिम्टम, ऐसे बथेरे सिम्टम आएंगे, आपको कुछ नहीं समझ आएगा क्या हो रहा है ना। वो कोई आएगा, वो बेचारा पैर से लेके ऊपर तक का सारा बता देगा, है ना, कि क्या हो रही है। अब आप ये ढूंढते रहोगे बीमारी कहाँ पे है इसकी, है ना। तो कोई आएगा, वो बेचारी घर में नूह सस दी नहीं बनती, वो आके अपना रोना शुरू कर देगी। पहले वो तो 15 मिनट कहानी सुनाएगी तो फिर एंड में भी दसेगी मेरा तो सिर दुखदा। तो ये चीज़ें हैं, ये प्रैक्टिकली चीज़ें हैं, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आपको बड़े पेशेंस रखने पड़ते हैं। पेशेंट का नाम पेशेंस है, वो पेशेंट तो है बढ़ गया, उसमें पेशेंस नहीं है। आजकल पेशेंट्स में पेशेंस नहीं है, आप में पेशेंस रखने पड़ते हैं। ठीक है, उधर बाहर पेशेंट पड़े हुए हैं, वो आपके ऊपर चिल्ला रहे हैं, भाई एक ही पेशेंट को देखिए जरा। अब माता उठे तब ना, आधों को सुनाई नहीं देता, आधों को दिखाई नहीं देता, तो सबके साथ में आपको झेलना है। तो ये चीज़ें हैं कि आप उनको उस हिसाब से ट्रीट करो। ओके, तो ये आपको सिखाई जाएगी, ये आपको लाइफ ही सिखाएगी सब कुछ, ये आपको कोई नहीं सिखा सकता। ओके।
आपको एक जनरल चलो आप सीख लोगे कि ऐसे ट्रीट करना है, ये पेशेंट्स है, ये बीमारियां हैं, इसमें ये ट्रीटमेंट देनी है, लेकिन आपको बड़ी चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाएंगी। ओके, चलो उसके बाद में आपका अगला जो आता है वो पैलिएटिव केयर है। पैलिएटिव केयर क्या होती है, कोई बता सकता है पैलिएटिव केयर क्या होती है? सुना है वर्ड पैलिएटिव केयर क्या होती है? नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। ऐसे देखो, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मानो कोई कैंसर का पेशेंट है, उसको रेडियोथेरेपी चल रही है, कोई अल्जाइमर का पेशेंट है, ओके, तो वो पेशेंट क्या होता है कि वो इतनी दर्दनाक या चीज़ें होती हैं, अब जो रेडियोथेरेपी किसी को हो रही है, या जो अल्जाइमर का पेशेंट है, जो अल्जाइमर का पेशेंट है या कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं, वो अपना ना कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं। ओके, तो उनको कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए एक ये पैलिएटिव केयर बनाई जाती है। उसमें जैसे डॉक्टर्स होते हैं या पर्टिकुलर जो स्टाफ होता है, वो पेशेंट के साथ में बैठता है, उसकी काउंसलिंग करता है, उसकी काउंसलिंग करेगा, उसके साथ साथ में उसको अच्छे से बताएगा, अच्छा तुम्हें योगा करने की ज़रूरत है, तुम उनको योगा बताएगा, ठीक है, उनको ये डाइट की ज़रूरत है, उनको डाइट बताएगा। तो ये उसके बीच में आएगी ताकि उसको बूस्टअप किया जाए, उसमें कॉन्फिडेंस बूस्टअप किया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये एक विंग, इसमें ना कई हॉस्पिटल्स ने विंग भी बनाए हुए हैं पैलिएटिव केयर। हमें तो सब कुछ इकट्ठे ही हमें ही करना पड़ता है। तो ये है कि आप जब भी आपके पास बाई चांस पेशेंट आता है, कई बार पेशेंट ऐसी जगह से आता है वो 10 जगह से घूम के आपके पास आएगा, है ना, तो आपने कभी भी आपको लग रहा है कि हाँ यार इसकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, कहीं आपको लगेगा हाँ यार 4 स्टेज कैंसर है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं नहीं ठीक हो सकती उसकी, या वो अपना कॉन्फिडेंस आपको लगेगा कॉन्फिडेंस लूज़ कर, और यार उसको बोलना कोई नहीं यार हो जाएगा तो ठीक, खा तो कोई गल नहीं, पता तो है कि आपने जाना है, लेकिन कम से कम जितनी लाइफ वो जिएगा अच्छे से तो जिएगा। ओके, तो ये चीज़ उसको ज़रूर करनी है। आप खुद पॉजिटिव रहोगे तब उसको पॉजिटिव करोगे। ओके, ये नहीं कोविड पॉजिटिव वाला, ठीक है, आपने खुद अपने अंदर पॉजिटिव रहना है। ओके, चलो अब इसके बीच में एक रिहेबिलिटेशन होती है। रिहेबिलिटेशन क्या होती है? एक जो 5वां पॉइंट है रिहेबिलिटेशन का, वो क्या होता है? यार सारे नशा मुक्ति के वाले हैं। रिहेबिलिटेट क्या होता है? चलो एक ये पॉइंट आता है उसमें, नशा मुक्ति। चलो और बताओ, इसका इंग्लिश पता है, सुना है वर्ड, इसका क्या मतलब होता है? और एक ट्रीटमेंट के रिलेटेड एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना। हाँ बिल्कुल, इसमें हम बेसिकली देखो, कई जैसे आपके पास पेशेंट पैरालिसिस के आ जाते हैं, या ठीक है, तो आप मान लो एक एग्जांपल पेशेंट पैरालिसिस का आ गया, तो उसका पर्टिकुलर कई पार्ट, एक पार्ट उसका काम नहीं कर रहा या 2 पार्ट उसके काम नहीं कर रहे, तो आप उसको रिहेबिलिटेट, उसको एक्सरसाइजेस वगैरह बताओगे या कुछ ट्रीटमेंट्स बताओगे, जैसे अपने आयुर्वेदा की पंचकर्मा होती हैं कुछ, उससे क्या है उसको पेशेंट को ठीक करना, दैट इज़ रिहेबिलिटेशन। आपके जो है आपके ड्रग्स को बोला, ड्रग एडिक्ट्स हैं, उनके लिए हम जो है बेकायदा योगा सेशन होता है, या उसके लिए हम पैलिएटिव केयर ही हम करते हैं, उसमें हमारे पास है वहाँ पे, किसी ने देखना हो ड्रग डी एडिक्शन भी है तो भी होती है उसमें, ठीक है। तो आपके ये चीज़ें इसके बीच में आती हैं, दैट इज़ प्राइमरी हेल्थ केयर में। तो इसमें प्राइमरी हेल्थ केयर में असूस का आपको अपने आप, अब जब आपको असूस पता है तो असूस का क्या उसमें रोल है, आप इसमें इमेजिन कर सकते हो कि क्या चीज़ हो सकती है, असूस क्या कर लेगा, जो इसके 5 पॉइंट्स हैं। अब इसमें एक आप होलिस्टिक मेडिसिन भी आती है आजकल, सुना है आपने होलिस्टिक मेडिसिन के बारे में? क्या होता है उसमें होलिस्टिक मेडिसिन? कि आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जोड़ना, ठीक है, आपको सही रखना सोल में, जैसे उसमें म्यूज़िक थेरेपी आ जाती है, वाटर थेरेपी आ जाती है, ठीक है, तो वो उसके बीच में आती है, वो भी एक इसका पार्ट है। तो ये बेसिकली एक मोटा मोटा सा फंडा था। तो ज़िंदगी में हमेशा ना पॉजिटिव रहो। आप में बहुत, आप जब सीट पे बैठोगे या कुछ है तो आपको बहुत सारी दिक्कतें भी आएंगी, कुछ फैमिली रिलेटेड भी आएंगी, कुछ पर्सनल भी आएंगी, ठीक है, लेकिन जब आप सीट पे बैठ गए हो तो फिर वहीं पे देखना, ये चीज़ देखनी, ठीक है। तो ये आपको इसके लिए, चलो अब और कुछ इसके बारे में पूछना हो तो, ये क्लियर हो गया? ठीक लगा? बोर तो नहीं हुए? चलो, और कोई एक्सपीरियंस के लिए? चलो, आप में से कभी भी कोई भी आना चाहे
यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है रंधावा मसंदा, अराउंड अबाउट 6 किलोमीटर्स है। कॉलेज का टाई अप भी है उसके साथ में, आप कभी भी आ सकते हो, देख भी सकते हो। ओके, कभी भी आपने लोकल लेवल पे भी एक्सपीरियंस करना हो, कुछ भी करना हो, आप आना, मैं आपको ये बताऊँगा। ओके, ठीक है, थैंक यू।